तसद्दुक जिलानी कैसे हैं, मैं एक बड़ी अहम शख्सियत से पूछ रहा था। ये शख्सियत बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं, ये ताकतवर शख्सियत भी है और मारूजी हालात को समझती भी है, और वैसे ये जमहूरी शख्सियत है। मतलब ताकतवर हल्का है, लेकिन जमहूरियत वालों का ताकतवर हल्का है। तो तसद्दुक जिलानी साहब का नाम फ्लोट होना शुरू हो गया, ये कल रात से चल रहा है। कल रात से ताकतवर हल्के एक दूसरे से बता रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, जो भी डिस्कशन कर रहे हैं। तो कुछ लोग इंडोर्स भी कर रहे थे कि तसद्दुक जिलानी को लगवा दें, तो कुछ लोग चाहते भी थे कि ये लग जाए। अब मैं हैरान हूं इस बात पे कि एक तो उनकी एज है 75 ईयर्स ओल्ड, और 75 ईयर्स ओल्ड एज के साथ वो बीमार भी हैं, सेहत उनकी सेहतयाब नहीं है, प्रॉपर फिट नहीं है। और दूसरा, वो एक दफा निगरान भी उन्हें लगाने लगे थे तो वो माने नहीं थे, वो इस तरह के झमेलों में नहीं पड़ते। तो मुझे एक शख्सियत ने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी के करीबी हैं, जरदारी साहब का इस वक्त सदर पाकिस्तान है, तो शायद किसी ने कोई विंडो खोल दिया हो उस तरफ और हामी भरवाली हो। बहरहाल जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, अभी तक तो ये ज़राए से चीज़ें चल रही थी, और जिन दोस्तों ने इसे ज़राए से चलाया है उन्होंने हो सकता है काबीना में डिस्कशन वाली पोर्शन जो है उसे जहन में रखा हो, तसद्दुक जिलानी साहब की फैमिली तक ना पहुँचे हों, या शायद किसी ने इतला कोई रब्ता भी किया हो। लेकिन मेरी इतला यही है कि ये चूँकि बीमार हैं, तो बीमारी की वजह से फिर इसका क्या नतीजा निकल सकता है, और वो इस तरह के मामलात में कई दफ़ा नहीं भी पड़ते होते। और नोटिफिकेशन आ जाएगा तो चीज़ें क्लैरिटी से फिर आगे चलेंगी। और तसद्दुक जिलानी का बतौर कमीशन इसका तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे जो ताकतवर शख्सियत से मैंने पूछा कि आपका क्या ख्याल है कि तसद्दुक जिलानी कमीशन के सरबराह लग जाते हैं, तो आपका क्या ख्याल है। मेरे सामने उन्होंने ऊंची ऊंची हंसना शुरू कर दिया। मैंने हंसने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा वो रिस्पेक्टेड हैं। आपको याद होगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी के क्योंकि ये करीबी हैं, तो ये उस बेंच में भी नहीं बैठे थे। ये अब वो शख्सियत मुझे बता रही हैं, वो उस बेंच में भी नहीं बैठे थे जिस बेंच ने यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेजा था, और उस बेंच में ना बैठे थे नासिरुल मुल्क जरूर इसमें बैठे थे। ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या था, उसमें ऑप्शंस में नासिरुल मुल्क ऑप्शन थी, लेकिन वो नहीं हो सकती थी, उसकी मैं वजह बताता हूँ। आसिफ सईद खोसा ऑप्शन थी, नहीं हो सकती थी, उसकी वजह बहुत ऑब्वियस है, और भी इस पे बात करते हैं। साकिब निसार ऑप्शन थी, नहीं हो सकती थी, उसकी भी वजूहात है, बड़ी स्ट्रॉन्ग वजूहात है, बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग है। यहाँ तो फिर आप गवर्नमेंट आए ना मैदान में और बनाए फिर आसिफ सईद खोसा साहब को, और फिर देखे तमाशा क्या होता है। आसिफ सईद खोसा मैनेज कैसे हुए थे जनरल बाजवा वाले केस में, हुआ क्या था, ये ताकतवर शख्सियत आप मुझे बता रही है, और पूरी कहानी उसने सुनाई और साथ ही ओथ ले लिया। इतना जालिम शख्स है ये, इस कदर जालिम आदमी है कि तक कसम उठाओ, क्योंकि ये वाहिद वो बंदा था जिसके हाथों सारा कुछ हो रहा था। ये जमहूरियत पसंद इंसान जो है, जमहूरी शख्सियत जो है, इसके हाथों सारा कुछ हुआ था। वो मैं क्या क्या हुआ था मैं अभी बता नहीं सकता, और बातें सुनाने के साथ ही मुझे कहा ओथ दे दो भाई। मैंने हाथ खड़ा किया, उन्होंने ओथ ले लिया कि ये बातें आपने नहीं करनी। मैंने कहा कब तक नहीं करनी, उसने कहा जब तक मैं ना कहूं कि कर दें तब तक नहीं, आप ये अमानत है मेरी आपके पास। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा जी वो आसिफ सईद खोसा तो चलें लग नहीं सकते। मुझे वो समात याद है जब पनामा फिक्स होना था और आसिफ सईद खोसा जो हैं वो बैठे हुए थे और बड़े सॉफ्ट लहजे में, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग के किंग थे वो, फौजदारी मुकदमात के वो किंग, मतलब आप ये कहें कि इस काम के तो वो आइंस्टाइन है। अगर बाजुबान ताहिर सरवर मीर हम ये बात करें तो वो इस काम के तो आइंस्टाइन है, बहुत बड़ा नाम इस लिहाज से। तो उन्होंने खोसा साहब ने जो है वो कहा था होल्ड योर हॉर्सेस। उधर से परवेज खटक जो है वो वज़ीर आला के तौर पर धरना लेके इस्लामाबाद पहुंच रहे थे, और उस पर कभी फायरिंग होती थी 400 के करीब या कुछ इलाकों के करीब, कभी कहीं उन पर वो शेल फायर किए जाते थे। तो उन्होंने कहा होल्ड योर हॉर्सेस, में हम बैठे हैं ना, अदालत बैठी है इधर। मुझे वो इफ्तिखार चौधरी भी याद आ गए जब वो एतजाज हसन से कह रहे थे कि हम बैठे हैं ना इधर। फिर पैनामा फिक्स हुआ, फिर पैनामा में क्या क्या हुआ, फिर बाद में क्या क्या पता चला, वो सारी एक दास्तान है। तो हुकूमत ने क्यों रब्ता करना था खोसा साहब से। खोसा साहब जो हैं, मुझे याद पड़ता है, ये जमहूरी शख्सियत ने बताया मुझे इसी तरह रिकॉल करते हुए, उन्होंने कहा यार ये तो इन्होंने लगाए थे नवाज शरीफ साहब की हदायत पर, रफीक तारड़ साहब ने इन्हें बनाया था, जज बनाया था लाहौर हाई कोर्ट में, और जब अबूरी हुक्म आया था मुशर्रफ का 99 में गालिबन, तो उसमें ये फिर मुस्तकिल जज बने थे।
तो ये खैर, और ऑप्शंस में अनवर ज़हीर जमाली बहुत ज़ईफ़ हैं इस वक्त, तबीयत भी उनकी नॉर्मल नहीं है, मतलब बस ठीक है, सो उनकी बीमारी की इतलात भी आती हैं, एज फैक्टर भी है। तो अनवर ज़हीर जमाली जो हैं वो मतीउल्लाह जान साहब ने बहुत सारे रिपोर्टर्स में बताया था कि एक फंक्शन में वो उन्हें मिले, कोई वकला का और जजेस का कोई मेरा ख्याल कन्वेंशन चल रहा था, तो उसमें वो उन्होंने कानों में कुछ सरगोशियाँ की। हामिद मीर कमीशन उस वक्त चल रहा था, तो ये हेड कर रहे थे अनवर ज़हीर जमाली सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर। तो और मेरा ख्याल उन दिनों तो चीफ जस्टिस भी थे, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। तो मतीउल्लाह जान साहब को सरगोशी में इन्होंने कहा था कि हमसे कोई तवक्को ना रखना। तो फिर जिनके खिलाफ हामिद मीर साहब का मुकदमा था वो पेश ही ना हुए। जो केस का आईओ था उसने फुटेज ही नहीं देखी हुई थी, उस तक फुटेज ही नहीं पहुंची थी, उसे पता ही नहीं था कितने गवाह जो हैं अपना बयान कलमबंद करवा चुके हैं। ये आपको उस केस के आईओ की जो लाइल्मी है और उसकी पावर्स जो हैं, आईओ की जो तहकीकाती, जिसने तहकीकात करनी है और सारा चालान सबमिट करना है, उसकी मैं आपको पावर्स बता रहा हूँ। तो इस वजह से वो भी खैर। अब ये जमहूरी शख्सियत जो है, इन्होंने मुझे बातों बातों में बताया कि तसद्दुक जिलानी साहब के होते हुए आप इस कमीशन से कोई उम्मीद ना रखें, बिल्कुल भी। उन्होंने कहा ये तो इसी तरह ही है कि आप अदलिया की जो पावर्स हैं उसे अंडरमाइन कर देंगे, और अदलिया की पावर्स इन्होंने पहले एग्जीक्यूटिव्स के हवाले कर दी हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने अपनी एक जगह स्पीच करते हुए, बात करते हुए भी बताया है कि इकोनॉमी को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर काजी फायज़ साहब ने उन्हें पूरी यकीन दहानी करवाई है कि हम आपके साथ खड़े हैं। मैं अभी कुछ देर पहले असद तूर साहब का ये ट्वीट देख रहा था, वहाँ से ये मैं हवाला कोट कर रहा हूँ आपको। उनका ट्वीट कोई मिला जुला इसी तरह का था। असद तूर साहब खैर खैरियत से वापस आ गए हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, और वो इसी तरह अपना काम करते भी रहें। और वो जो पिक्चर ड्रॉ करते हैं वो फिर आपके सामने है कि वो किस कदर मोहलक पिक्चर जो है वो ड्रॉ करते हैं, कि उन्हें फिर उठाने वाले आ जाते हैं और ले जाते हैं कि भाई तू इतनी मोहलक पिक्चर जो है वो ना ड्रॉ कर। खैर, तसद्दुक जिलानी साहब हो गए, नासरुल मुल्क हो गए, आसिफ सईद खोसा हो गए, अनवर ज़हीर जमाली हो गए। तो अनवर ज़हीर जमाली भी उन दिनों कह चुके थे मतीउल्लाह जान साहब को कि यार हमसे आप कोई तवक्को ना रखिएगा, हामिद मीर कमीशन को लेकर हम बेबस हैं बिल्कुल। तो ये उस वक्त की चीफ जस्टिस का, उस वक्त की उनकी, आप कह लें कि उनकी ताकत का ये आप अंदाजा लगाइए कि उन दिनों वो बिल्कुल बेबस थे। तो बात घूम फिर के तसद्दुक जिलानी पे आ जाती थी। तो मैंने इनसे पूछा जमहूरी शख्सियत से, मैंने कहा सर ये मैनेज कैसे हुए जज जो हैं, 6 जो जज हैं, इन तक कोई पहुंचा था, नहीं पहुंचा था, तो कौन मैनेज हुआ कौन नहीं हुआ? उनका जो मोहसिन अख्तर कियानी है ना, इनको मैनेज करना मुमकिन नहीं था। मैंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा यार बड़े ताकतवर आदमी है। मैं कहा वो कैसे ताकतवर है? उन्होंने कहा यार मेजर जनरल रिटायर्ड है भाई उनका, और रिसेंट रिटायर्ड हुआ है, और इस वक्त जो एक बहुत बड़ा सरबराह है ताकतवर हलकों को वो हेड कर रहे हैं बतौर डीजी, वो इनके समधी हैं, उन्होंने मुझे बताया। तो उन्होंने कहा इन तक नहीं, वो इस तरह मैनेज करना इनको नामुमकिन था, क्योंकि वो बड़ा धड़ल्ले वाले हैं और ये मिडिल क्लास फैमिली से भी नहीं थे, और इसी वजह से उनको मैनेज करना भी मुमकिन नहीं था। फिर इसी जमहूरी शख्सियत ने मुझे बताया, जो ताकतवर शख्सियत है, आइन को मानने वाली शख्सियत है, इन्होंने मुझे बताया कि यार वो इन्हीं के कमरों में वो सारी चीज़ें लगी थी, और फिर वो सारी जाके इन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताई, और उन्होंने कहा एनफ इज़ एनफ, और वहाँ से बात शुरू हुई। इन्होंने कहा आप याद करें ज़रा, ये 6 जज बंदयाल की कॉल पर उनको मिलने गए थे। बंदयाल ने कहा था आप आइए, चीफ जस्टिस जो उस वक्त के थे एक्स चीफ जस्टिस, उनको मिलने ये गए थे। तो इन्होंने अपनी सारी कहानी जाके सुनाई थी। और उन्हीं दिनों में आमिर फारूक जो हैं सीजे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो जाके काजी फायज़ ईसा को मिले थे जो सीनियर मोस्ट थे उस वक्त। दूसरा उन्होंने कहा कि काजी फायज़ ईसा केस क्या था, ये एसेट्स का तो केस नहीं था, ये टैक्स रिटर्न्स का भी केस नहीं था। ये तो आपको पता है ना, मुझे वो कह रहे हैं तुम्हें तो पता है ना वो कैसे फिक्स किया था। वो सिर्फ इस वजह से फिक्स हुआ था और इसी वजह से क्वैश किया गया था सारा कुछ, कि जो सर्विलेंस की गई है जज की वो गैर कानूनी है। जज की सर्विलेंस और जिस तरह डाटा इकट्ठा किया गया है एसेट रिकवरी यूनिट ने, शहजाद अकबर के ने, और एफबीआर के उस वक्त के सरबराह जो हैं उन्होंने, जिस तरह तारिक साहब गालबन या क्या नाम था उनका, जिस तरह से डाटा इकट्ठा किया वो गलत है। और वो सारा मामला काजी साहब पर रेफरेंस किसने करवाए, ड्राफ्ट किसने किए, बने कैसे, वो सारी डिटेल्स फिर कभी सही इंशाल्लाह उस पर फिर कभी बात करेंगे। तो ये वो बातें जमहूरी शख्सियत मुझे बता रही है, और है भी ताकतवर और लिंक्ड है हर जगह। मैंने कहा फिर मैनेज कौन हुआ है? उन्होंने एक जज का नाम लिया, मैं नाम नहीं लेता उन 6 में, वो 6 में मौजूद हैं।
उन्होंने कहा कि उन तक फलां 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 पहुंचा था, ताकतवर एक बंदा पहुंचा था और वो मैनेज हो गए थे। उन्होंने मुझे उनके मैनेज होने का किस्सा सुनाया। उन्होंने किस्सा ये सुनाया कि एक केस की समाअत हो रही थी, मैं केस का हवाला नहीं दूंगा, ना मैं उसका नाम लूंगा, केस का बिल्कुल नाम नहीं लूंगा। एक केस चल रहा था, तो केस में उसको बेल मांगी जा रही थी, तो उन्होंने बेल दे दी। इतनी बड़ी कंडीशन साथ रख दी, 50 लाख का श्योरिटी बॉन्ड साथ फिक्स कर दिया। कहते हैं ये उन दिनों की बात है जब ये उन तक शख्सियत पहुंच चुकी थी। तो ये बात करते हुए डंडी मारना शुरू हो गए थे, बात करते कोई ना कोई बात, मतलब अब एक बंदा आप दे रहे हैं, तो हमने वजह पूछी कि आप क्यों ये श्योरिटी बॉन्ड, 50 लाख का श्योरिटी बॉन्ड कौन रखता है? तो उन्होंने कहा आपका क्लाइंट जो है अरबों रुपया पे करता है, टैक्स की मद में लाखों रुपया पे करता है, तो आपको क्या मसला है? ये लॉजिक दे के उन्होंने कन्विंस कर लिया अग्रीव्ड पार्टी को कि आप श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाएं अदालत में। ये क्या करते, मजबूरी थी, इन्होंने श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाया। उसी केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल थोड़ी देर बाद अपना पूरा जोर लगा बैठे कि सर इसको आप ये कर रहे हैं, तो तब तक ये इंडिपेंडेंट हो चुके थे, तब तक काफी इंडिपेंडेंट हो चुके थे। तो उन्होंने कहा ये केस ही गलत बनाया एफआईए ने, तो क्यों ना एफआईए को जेल में डाल दें, एफआईए के जिन एहलकारों ने, जिन आईओज ने ये केस बनाया, क्यों ना उनको जेल में डाल दें। तो ये बड़ा अहम उन्होंने वाकया सुनाया। फिर उन्होंने कहा कि यही जमहूरी शख्सियत ने कहा कि मैं ब्लू एरिया में फिर रहा था, ये शख्सियत जो है अपने प्रोटोकॉल के साथ, अपने लाओ लश्कर के साथ फिर रहे थे। तो उन्होंने कहा मुझे पता था कि मोहसिन अख्तर कियानी की गाड़ी कौन सी है, तो वो गाड़ी हमारे पास से गुजरी, तो वो गाड़ी एक जगह रुकी रही, काफी देर रुकी रही। फिर उनमें से एक हमारा दोस्त ही निकला, तो दोस्त हमारे पास आ गया। तो हमने कहा कि जज साहब किधर हैं? उन्होंने कहा नहीं जज साहब आप अपनी गाड़ी नहीं यूज करते, वो अपनी गाड़ी नहीं यूज करते। तो इस शख्सियत ने जो जज साहब की गाड़ी से बरामद हुई, ये दोस्त ही थे इनके भी, जज साहब के भी जानने वाले थे करीबी। तो उन्होंने कहा हमें फलानी जगह उतार दें। तो इस लाओ लश्कर ने फिर अपने प्रोटोकॉल के साथ उनको फलां जगह उतारा। तो जब ये उतरे उधर, तो रास्ते में बातें भी होना शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा जज साहब डाइवर्जन लगा देते हैं, वो अपनी गाड़ी यूज नहीं करते, बड़े अपराइट माने जाते हैं, और अपना केसेस को लेकर, चीज़ों को लेकर सारे उनकी रिप्यूट जो है इतनी बहुत बेहतर उनकी रिप्यूट है। तीसरे एक जज हैं, वो उनका भी नाम हम नहीं लेंगे, उन तक भी जब पहुंचने की कोशिश की गई तो उन्होंने तो कैटेगोरिकली छोड़ डाल दिया था, और वो इतने अनाइड हुए थे कि उन्होंने बहुत छोड़ डाला था। ये इसी तरह ये जज जो मैनेज हो गए थे, जिनका एक केस का हवाला हम दे रहे हैं, इन्हीं के एक करीबी रिश्तेदार को भी फिर मेरे ख्याल उठा लिया गया था, और बड़े प्रॉब्लम वगैरह भी शायद फिर हुए। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। अब इस कमीशन का नतीजा क्या निकलेगा और ये कमीशन क्या करेगा, और काजी साहब जो हैं आज का अखबारात का ट्रेंड आप देख लें, एडिटोरियल पेजेस देख लें, जो मर्जी देखें, तो इसमें वही ट्रेंड है कि डॉन का एडिटोरियल बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का। उसमें उन्होंने लिखा है कि काजी साहब को अपना फैसला रिव्यू करना चाहिए। अदलिया की सालमियत और अदलिया की जो इंडिपेंडेंस है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में आप देंगे, तो फिर अपनी चाबियां आप दे देंगे। इससे फिर एक और बहस ने जन्म लिया जो बड़ी कबल अज़ वक्त है। वो बहस है, लोग कहना शुरू हो गए हैं कॉर्नर्स में, गली कूचों में, चौराहों में, कि कहीं काजी साहब जो हैं वो एक्सटेंशन लेने तो नहीं जा रहे। और आसिफ सईद खोसा के साथ ये वादा हुआ था कि वो कानून अमेंड करने के लिए भी मियां वाली से भी, और मेरे ख्याल फखरे इमाम ने भी एक टेबल की थी कुछ बिल ड्राफ्ट करके। तो वो खैर जनरल बाजवा और उनकी एक्सटेंशन के तनाजुर में वो चैप्टर और हो जाएगा, लेकिन इधर भी लोग कुछ बातें करना शुरू हो गए हैं, ताकतवर सर्कल्स कुछ बातें करना शुरू हो गए हैं। मैंने पूछा फिर इसी जमहूरी शख्सियत से ये एक्सटेंशन कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, आपने सिर्फ ये करना है कि जब चीफ जस्टिस लगे तो आप 3 साल का उसका टेन्योर कर देंगे, 3 ईयर्स का कर देंगे सीधा। तो मैंने कहा वो उम्र की कैद जो है, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस लगने के बाद उसे अमेंड कर लेंगे, जो भी उम्र का कैद का मसला है। तो इस तरह का कोई उन्होंने मुझे बात समझाई जो इनिशियली वैसे ही उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि ये चांस है, काजी साहब जो हैं वो मुमकिनात में से है, एक्सटेंशन ले सकते हैं मुल्क के वसी तरह मुफाद में, या अपने मामलात को ठीक करने के लिए उनके पास टाइम कम है, मज़ीद अच्छा काम करने के लिए, मज़ीद बेहतर काम करने के लिए, या आइन की जो कहीं एब्रोगेट ना हो, कहीं कोई ऐसा वैसा ना हो जाए, तो उसके लिए शायद मे भी उन्होंने इस तरह की बात भी की। लेकिन ये अफवाह हर जगह फैली है,
जिस बंदे को हमने कॉल किया, जिस बंदे से कुछ पूछना चाहा, जिस बंदे से जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन रखते हैं लोग, उस सारे सर्कल में लोग बता रहे थे कि ये सारा मामला जो है वो किसी भी जगह जाकर इस तरह पॉसिबल है। इनमें एक जज जो हैं, जो 6 जजेस कंप्लेनेंट है, इनमें एक जज अल-जुल्फ़िकार का हिस्सा भी रहे, जो अस्करी तंजीम बनी थी और जिन्होंने आपको, अल-जुल्फ़िकार ने फिर तैयारा भी तो अगवा कर लिया था ना, तैयारा अगवा किया, वो फिर काबुल चला गया इंडिया के रास्ते, उसमें बहुत सारे लोगों ने किला काटा, फिर बड़े मसाइल हुए, फिर अल-जुल्फ़िकार के कुछ लोगों ने ज़ियाउल हक पर हमला कर दिया सैम 6 मिसाइल लेकर, और वो यासिर अरफात साहब ने उन्हें दिया हुआ था। तो ये बड़ी लंबी कहानी है। आसिफ भट्ट इसके मरकजी किरदार जो हैं इस सारे मामले के, उन्होंने बड़ी खूबसूरत किताब कई सूलियाँ सरे रात थी, कई चांद थे सरे आसमां, कई सूलियाँ सरे रात थी, वो भी लिखी है। तो वो जज जो है अल-जुल्फ़िकार का हिस्सा भी रहे। अब इस टूथलेस कमीशन के सामने जो सिंगल बेंच होगा, सिंगल रुकनी होगा, क्या नतीजा निकलेगा? मैंने कहा जी वो एजेंसियों के कुछ लोगों पे जो जिन पर इल्जाम आ रहा है वो क्या, उन्होंने कहा यार उनके तो टेन्योर ही खत्म होने वाले हैं। तो आप ठीक कह रहे हैं, वो 2 बंदे जो हैं, कोई भी 2 जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो जा भी सकते हैं या उन पोजीशनों से हट भी सकते हैं, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ये, क्योंकि वो ऑलरेडी आई वॉच के तौर पर उनका तो नाम ऑलरेडी वो टेन्योर ही उनका खत्म हो रहा है, तो इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल इस ट्रूथलेस कमीशन से लोगों की उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं है, और डॉन का भी ये मुतालबा है, सिविल सोसाइटीज़ का भी ये मुतालबा है, बहुत सारे लोग भी ये कह रहे हैं कि अदलिया को अपना जो अपना ये मामला है, सीजे साहब को इसे रिव्यू करना चाहिए था। जिन्होंने हवाला दिया कि वो एसेट रिकवरी का केस नहीं था, वो बेसिकली सर्विलेंस का केस था, उन्होंने भी यही कहा कि इसको फौरी तौर पर टेकअप किया जाता और फुल बेंच उसको सुनता, इसकी समाअत करता। और देखें ना, जहाँ कुशन मिला है शहबाज शरीफ साहब को और कुछ ताकतवर हल्के बैकफुट पे गए हैं, तो वो मोहसिन नकवी तनाज़ा शहबाज शरीफ के साथ वो किधर गया, वो दब गया। और सेक्रेटरी दाखिला फिर किसका आया है, आगा साहब किसके आदमी हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ताकतवर हल्के जो हैं इन सारे मामलों में उन्हें बैकफुट पे जाना पड़ा है। कमीशन का क्या नतीजा बनेगा, क्या होगा, नोटिफिकेशन आने का इंतजार भी कीजिए। और तसद्दुक साहब का मामला आपके सामने है कि एक तो वो बीमार भी हैं, दूसरा वो इन सारे मामलों के लिए हाँ नहीं भी करते। अगर वो मान भी गए तो इसका नतीजा यही आएगा कि जैसे कुछ भी नहीं बिगड़ा और कुछ भी नहीं हुआ। और जो लोग कह रहे थे कि 6 जज कमीशन के सामने पेश नहीं होंगे, तो वो हमने पता करवाया था, तो वो मेरा ख्याल है पेश होंगे, ऐसा कोई मामला नहीं है। वो समन भी कर सकता है, वो बुलवा भी सकता है, कमीशन के पास पावर्स होती हैं, लेकिन वो पावर्स कमीशन अपना फैसला देते वक्त कितनी यूटिलाइज करेगा, क्या करेगा। और रिटायर्ड जज का कमीशन, और काजी साहब जब इसी गवर्नमेंट ने ऑडियो स्कैंडल आया था तो फिर क्या कमीशन बनवाया था, और कितना तगड़ा कमीशन बनवाया था, जिसे बंदयाल साहब ने स्टे कर दिया था। खैर उसका नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं, उसके बाद मजीद भी इस पर डिस्कशन इंशाल्लाह जारी रहेगी। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।